नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित और मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम हर बार आपके सामने लेकर आते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू ले बल्कि आपके दिमाग को झकझोर कर रख दे। आपने क्राइम की तमाम कहानियाँ सुनी होंगी, चोरी, डकैती, हत्या, मगर आज की कहानी ऐसी है जो आपकी रूह को कंपा देगी। भाई बहन का रिश्ता, जिसे दुनिया का सबसे पवित्र और अटूट बंधन कहा जाता है, इस्लाम में इसे रहमत का दर्जा दिया गया है, जहां भाई को अपनी बहन की हिफाजत, उसकी इज्जत और भलाई का जिम्मेदार ठहराया जाता है। मगर सोचिए, क्या हो जब वही भाई जो बहन का रक्षक होना चाहिए उसका भक्षक बन जाए। आज की कहानी ऐसी ही एक खौफनाक साजिश की है, जहां रिश्तों की मर्यादा को कुचल दिया गया और इंसानियत पर ऐसा कलंक लगा कि सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, लेकिन एक गुजारिश जरूर करूँगा कि इस स्टोरी को बिना स्किप किए अंत तक सुने, ताकि आप इस घटना से सावधान रह सकें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल किसी भी तरह की हिंसा, हानिकारक या गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता। यह कंटेंट केवल जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। बात उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून की है। यहाँ का क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र, टर्नर रोड C30, एक ऐसा इलाका जहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ और शांत गलियाँ लोगों को सुकून देती हैं। यहाँ के मकान साधारण हैं, ज़्यादातर किराएदारों से भरे हुए। मगर एक दिन इसी शांत इलाके में कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस से लेकर आम लोग तक दहशत में आ गए। दोपहर का वक्त था। क्लेमेंट टाउन थाने में एक फ़ोन कॉल आया। दूसरी तरफ एक शख्स की कांपती आवाज़ थी। उसने कहा, साहब, हमारे पड़ोस के मकान से बहुत तेज बदबू आ रही है। पहले हल्की सी महसूस हुई, मगर अब तो हर दिन बढ़ती जा रही है। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने आगे बताया, हमने सोचा शायद कोई कचरा होगा। जाकर देखा तो बाहर से ताला लगा था। बदबू इतनी भयानक थी कि वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। हमने दरवाज़ा पीटा तो अंदर से एक बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। फिर जोर जोर से खटखटाया गया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। साहब, कुछ गड़बड़ है, कृपया आकर जांच करें। यह सुनते ही थानेदार ने अपनी टीम को तैयार किया और फौरन मौके के लिए रवाना हो गए। जब पुलिस टर्नर रोड पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उनके कदम ठिठक गए। कुछ पड़ोसी मकान के बाहर जमा थे। चेहरों पर डर और उत्सुकता साफ दिख रही थी। मकान मालिक सुहेल भी वहां मौजूद था। सुहेल एक साधारण सा शख्स था जो ग्राउंड फ्लोर पर अपने परिवार के साथ रहता था। उसने बताया, साहब, बदबू ऊपर के फ्लोर से आ रही है। मैंने कई बार सोचा कि किराएदारों से पूछूं, मगर वो तो कई दिनों से दिखे ही नहीं। पुलिस ने उनसे और सवाल किए, मगर उसकी बातों से कुछ खास पता नहीं चला। टीम फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बदबू का एक तेज झोंका आया जो गले तक उतर गया। ऊपर पहुंचते ही दो दरवाजे दिखे। मेन दरवाजे पर बाहर से पुराना सा ताला लटक रहा था जो जंग खा चुका था। दूसरा दरवाजा अंदर से बंद था, मगर उसमें एक जाली लगी थी। शायद उसी जाली की वजह से बदबू बाहर तक पहुंच रही थी। सवाल उठा, अंदर क्या हुआ होगा। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जाली काटने का फैसला किया। एक कांस्टेबल ने औजार निकाला और जाली को काटा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कुछ पड़ोसी भी पीछे पीछे अंदर घुस गए। मगर जो नज़ारा सामने आया, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेडरूम का मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। फर्श पर दो लाशें पड़ी थीं, एक पुरुष की, दूसरी महिला की। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। चेहरों पर सड़न शुरू हो चुकी थी। नाक और गले से खून बहकर बाहर निकला था, जो अब सूख कर काला पड़ गया था। खून पूरे फर्श पर फैला हुआ था।
जैसे किसी ने उसे पोंछने की कोशिश भी नहीं की। लाशों पर कीड़े रेंग रहे थे और कमरे में एक ऐसी गंध थी कि सांस लेना दूभर हो गया था। पुलिस वाले भी सहम गए। एक कांस्टेबल ने मुंह पर रुमाल रख लिया। पड़ोसियों की हालत तो और खराब थी। एक महिला तो बाहर भागकर उल्टी करने लगी, मगर तभी सबकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। लाशों के पास फर्श पर ही एक नवजात बच्चा पड़ा था। उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थी। पुलिस ने उसे उठाया। वो जिंदा था। उसकी उम्र मुश्किल से 5 से 7 दिन की थी। शरीर पीला पड़ चुका था, आंखें धंस चुकी थीं। भूख और प्यास से तड़पता हुआ, कीड़ों से घिरा हुआ, उसकी हालत देख कर एक पुलिस वाले की आंखें नम हो गईं। थानेदार ने फौरन कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। एक कांस्टेबल बच्चे को लेकर भागा। अब सवाल ये था, ये बच्चा किसका है और ये लाशें कौन है? पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। मकान मालिक सुहेल से फिर पूछताछ हुई। उसने बताया, साहब, ऊपर का कमरा मैंने 4 महीने पहले कासिफ और अनम को किराए पर दिया था। वो शादीशुदा जोड़ा थे। अनम प्रेग्नेंट थी। मैंने कई बार उनसे बात की, अच्छे लोग लगते थे। उसने आगे कहा, 8 जून को वो अस्पताल गए थे। अनम ने बच्चे को जन्म दिया। 10 जून को घर लौटे, फिर बाहर नहीं दिखे। मैंने सोचा शायद बच्चे की देखभाल में व्यस्त है। उसी दिन एक महिला नुसरत क्लेमेंट टाउन थाने पहुंची। उसने रोते हुए कहा, मेरा पति कासिफ 10 जून से फ़ोन नहीं उठा रहा। 12 जून से फ़ोन बंद है। मैं सहारनपुर से आई हूँ। वो यहाँ काम करता था। उसकी बातें सुनकर पुलिस को एक कड़ी जुड़ती दिखी। क्या ये लाशें कासिफ और अनम की थीं? मगर सवाल और भी थे। पुलिस के दिमाग में सवालों का तूफान उठा। घर में चोरी के निशान नहीं थे। सामान अपनी जगह पर, अलमारी में कपड़े, किचन में बर्तन, सब व्यवस्थित। एक दरवाज़ा बाहर से ताला, दूसरा अंदर से बंद। क्या ये खुदकुशी थी? मगर बच्चा जिंदा कैसे बचा? अगर हत्या थी तो कातिल कौन था? कोई चीख क्यों नहीं सुनी गई? पड़ोसियों ने कहा, हमें कुछ पता नहीं। कई दिन से कोई हलचल नहीं थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुहेल ने और बताया, कासिफ जेसीबी ऑपरेटर था, मेहनती था। अनम शांत स्वभाव की थी। 8 जून को वो प्राइवेट अस्पताल गए। 10 जून को लौटे। मैंने उन्हें बाहर आते जाते नहीं देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मगर लाशें इतनी सड़ चुकी थीं कि मौत का सही कारण पता नहीं चला। फॉरेंसिक टीम को सिर्फ इतना पता चला कि दोनों की मौत 4-5 दिन पहले हुई होगी। अब जांच आगे कैसे बढ़ेगी? पुलिस ने कासिफ के परिवार को ढूंढा। सहारनपुर में पता चला कि कासिफ की पहली पत्नी नुसरत थी, जिससे एक 3 साल का बेटा था। अनम उसकी दूसरी बीवी थी। शक नुसरत पर गया। क्या उसने दूसरी शादी से जलन में ये किया? पुलिस सहारनपुर पहुंची। नुसरत घर पर थी। उसने कहा, मुझे कासिफ की दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी रोज बात होती थी। उसका बेटा मेरे पास है। 10 जून के बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। 12 जून को फ़ोन बंद हो गया। 13 जून को मैंने थाने में शिकायत की। कॉल डिटेल्स चेक की गई। उसकी बात सही थी। उसने 10 जून तक कासिफ को रोज कॉल किया था। 11 और 12 जून को कई बार कोशिश की, मगर जवाब नहीं मिला। कासिफ के पिता मोहसिन ने कहा, नुसरत ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने बेटे के लिए कासिफ पर निर्भर थी। पुलिस ने नुसरत को शक से बाहर कर दिया। अब कातिल की तलाश कहाँ की जाए? पड़ोसियों से फिर पूछा गया। एक पड़ोसी बोला, कासिफ शांत था, मगर पिछले कुछ महीनों से परेशान लगता था। गांव से पता चला कि कासिफ पर 1 लाख का कर्ज था। वो जेसीबी चलाने के साथ क्रेन का काम भी करता था। क्या कर्ज से तंग आकर उसने अनम को मारा और खुद को खत्म किया? मगर बच्चे को क्यों छोड़ा? या कर्ज देने वालों ने मारा? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? उनका पैसा तो डूब जाता। सहारनपुर में कर्जदाताओं से पूछा गया। एक ने कहा, कासिफ धीरे धीरे पैसे लौटा रहा था। हमें उससे कोई शिकायत नहीं थी। कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कासिफ और अनम की कॉल डिटेल्स निकाली।
उनके फ़ोन में ज़्यादातर नंबर परिवार और दोस्तों के थे। कोई संदिग्ध कॉल नहीं थी। तभी अस्पताल से खबर आई, बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर बोले वो समय पर पैदा हुआ था। उसका वजन 2 किलो 800 ग्राम था। भूख प्यास से हालत खराब थी, मगर अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर पुलिस को थोड़ी राहत मिली, मगर रहस्य अभी बाकी था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला किया। टर्नर रोड पर कोई कैमरा नहीं था, मगर मेन रोड पर एक दुकान के बाहर कैमरा लगा था। हत्या 10 से 13 जून के बीच हुई होगी। लाशों की हालत से यही लगता था। 10 जून की रात की फुटेज चेक की गई, कोई संदिग्ध नहीं दिखा। 11 जून को भी कुछ नहीं दिखा। 12 जून को भी सन्नाटा, मगर 13 जून की सुबह 6 बजे एक कार दिखी। लाइसेंस प्लेट से पता चला वो असद की कार थी। असद कासिफ का दोस्त था। पुलिस ने उससे पूछा, उसने कहा 13 जून को मेरी कार शहबाज के पास थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। शहबाज अनम का बड़ा भाई था। पुलिस चौंकी, भाई अपनी बहन को क्यों मारेगा? तभी अनम के फ़ोन में एक वीडियो मिला। वो रोते हुए कह रही थी, शहबाज हमें धमकी दे रहा है, वो मुझे और कासिफ को मारने का प्लान बना रहा है, हमें खतरा है। वीडियो 9 जून की रात का था। रहस्य का पर्दा उठने वाला था। शहबाज की कॉल डिटेल्स निकाली गई। 10 जून की रात 11 बजे उसका फ़ोन बंद हुआ। 11 जून की सुबह 7 बजे चालू हुआ। 13 जून को वो क्लेमेंट टाउन में था। कासिफ के पिता ने शहबाज के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस सहारनपुर पहुंची और उसे पकड़ लिया। पहले उसने इनकार किया, मैं अपनी बहन को क्यों मारूंगा, कैसे मारूंगा, वो मेरा खून है। मगर सीसीटीवी लोकेशन और वीडियो के सबूत देखकर वो टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ मैंने कासिफ और अनम को मारा। बच्चे को छोड़ दिया, सोचा भूख से मर जाएगा। शहबाज ने पूरी कहानी बताई। 8 साल पहले मेरे पिता की मौत हाइड्रा से हुई थी। उसे कासिफ का भाई चला रहा था। मैं उसे जिम्मेदार मानता था। मैं तब 15 साल का था, कुछ कर नहीं सका। फिर 1 साल पहले मैं दुष्कर्म के केस में जेल गया। तब कासिफ ने अनम को भगाकर शादी कर ली। गांव में मेरा मजाक बना। लोग कहते थे तेरी बहन भाग गई, तू जेल में सड़ रहा था। मैं बदला लेना चाहता था। उसने बताया 10 जून से पहले मैं कासिफ के पास देहरादून आया। वो मुझे उत्तरकाशी घुमाने ले गया। मैंने वहाँ मारने का प्लान बनाया, मगर भीड़ थी। 10 जून को हम लौटे। रात को डिनर किया। अनम ने 9 जून को बच्चे को जन्म दिया था। वो थकी हुई थी, दोनों गहरी नींद में थे। मैंने किचन से चाकू लिया, पहले कासिफ का गला रेता, खून का फव्वारा छूटा। अनम जागी और चीखने लगी। मैंने उसका गला दबा दिया। खून दीवार पर छींटा, उसने साफ किया। चाकू आशा रोड के जंगल में फेंक दिया। एक दरवाजा अंदर से बंद किया, दूसरा बाहर से ताला लगाकर भाग गया। 13 जून को 100 ठिकाने लगाने आया, मगर बदबू से नहीं रुक सका। बच्चा दादा दादी को सौंपा गया। शहबाज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। वो जेल में है। केस सेशन कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि नफरत और बदले की आग रिश्तों को जलाकर रख देती है। गुस्से को काबू करें, अपने दिल को साफ रखें। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको इस घटना से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक ले सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।